समझाए मेरी बात। मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम को, चाहे वो किसी भी फॉर्म का प्लाज्मोडियम होगा, 4 फॉर्म्स में, क्योंकि ऑल द फॉर्म्स आर द मलेरिया कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है जी, मलेरिया में। तो जब वो इन्फेक्टेड पर्सन को एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करता था, वहां से वो ब्लड के साथ जो प्लाज्मोडियम के फॉर्म्स होते थे वहां से उनको उठा लेता था, ठीक है जी। एंड फिर वो इन्फेक्टेड पर्सन से उनको ट्रांसमिट करता था हेल्दी पर्सन, इस तरह से हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाता था। इसी तरह यहाँ पे जो मॉस्किटो यूज होता है एज अ कैरियर और वी कैन सी एज अ वेक्टर, उसको कहते हैं एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपेक्टस, मॉस्किटो का नाम है ये, समझ ले मेरी बात को सर। तो दिस मॉस्किटो इज अ कैरियर ऑफ द डिजीज डेंगू फीवर, ठीक है जी। तो यही इसका जो ट्रांसमिशन मेथड है, यानी जो इसका कैरियर है जिसको ट्रांसमिट करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। नंबर 3 सर, अब इसका नेक्स्ट सेक्शन जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड भी आपने 1000 बार पढ़ा है बाकी सारी डिजीजेस में, वो तो आपको पता है कौन सा पीरियड होता है। ये वो पीरियड होता है जब एक इन्फेक्शन, एक पॉजिटिव एजेंट पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, वहां से लेकर टिल द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, जहां तक वो सिम्टम्स हाईलाइट करता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। एंड जहां तक डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड है, इसके फ्लेविया रेबोवायरस का इंक्यूबेशन पीरियड का सवाल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इट इज 3 to 8 days, 3 से 8 दिनों में अपने सिम्टम्स पेशेंट में दिखाना स्टार्ट करता है ये वायरस, या हम कह सकते हैं ये डिजीज डेंगू फीवर, ठीक है जी। सो इट हैज 3 to 8 days ऑफ इट्स, हम कह सकते हैं एज इट्स इंक्यूबेशन पीरियड। गॉट इट? ये सब तो आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारी अगर हम देखेंगे हर एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरेटिकल होती हैं, याद रखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल होती हैं जो आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो इजीली समझ में आ जाएगा सर। तो दिस इज वी कैन से इट हैज टू बी रिमेंबर, याद करना इसका इंक्यूबेशन जो इसका पीरियड है 3 to 8 days। अब यहाँ पे एक मसला है सर, डेंगू फीवर में अगला जो इसका सेक्शन आता है दैट इज सिम्टम्स। बट सिम्टम्स जानने से पहले यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स हैं। इट हैज 2 टाइप्स। डेंगू फीवर के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। Number 1 of dengue fever that is called as 2 types classical dengue fever. Number 2 is dengue hemorrhagic fever. समझिए बात को सर। The first one is classic dengue fever. Classic dengue fever and hemorrhagic dengue fever, इनके symptoms लगभग similar हैं, with some exceptions. कुछ exceptions के बगैर दोनों के symptoms same हैं सर, लिखा है सब कुछ यहाँ पे। Number 1, पहले हम बात करेंगे इस वाले symptoms की, classical dengue fever के symptoms की। इसमें अगर हम देखेंगे symptoms में classical की मैं बात कर रहा हूँ, first type, इसमें एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाई फीवर लिखा है वहां पे, जैसे हमने मलेरिया में भी एक बात की है सर, 105 to 106 डिग्री सेल्सियस जो फीवर होता था मलेरिया में भी, एंड यहाँ पे भी फीवर लगभग उतना ही, समझ आई मेरी बात, 105 to 106 फ़ारेनहाइट स्केल पे। लेकिन अगर उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे दैट बिकम्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यहाँ भी फीवर लगभग उतना ही होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट इज हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ही ज्यादा ही, समझिए मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या होता है, एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ, अचानक बॉडी में क्या होता है फीवर की वजह से, वायरस की वजह से, जब इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है सिम्टम्स हाईलाइट होना स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम यहाँ पर देखेंगे, इट इज फीवर एंड इट इज वेरी हाई एंड इट्स एब्रप्टली, अचानक फीवर बॉडी का इंक्रीज हो जाता है एंड इट इज अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यानी सेल्सियस। इससे क्या होता है, क्योंकि फीवर सारी बॉडी को हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हेड वाले पोर्शन में ज्यादा हाईलाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल सीवियर फ्रंटल हेडेक, जो हमारा हेड होता है इसके फ्रंट वाले पोर्शन में हेडेक ज्यादा होता है। कभी कभार आप अदर रीजंस की वजह से भी आपको कभी कभी फील होता है, आपको कभी कभी इस चीज का मतलब एहसास होता है कि जब हेडेक होता है तो वो हेड के किसी साइड में होता है, या तो इस साइड, या तो इस, या तो आगे होगा, या तो पीछे होगा। इसमें अगर बात करें डिजीज में बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे सीवियर फ्रंटल हेडेक बहुत ज्यादा पेन होती है हेड में, लेकिन आगे वाले हिस्से में, फ्रंट साइड में होते हैं, आगे वाले हिस्से में, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पता है कि फ्रंट साइड में हमारी सेंस ऑर्गन्स आईज भी पाई जाती है, तो इससे क्या होता है, पेन बिहाइंड द आईज। इस फ्रंट साइड में हेडेक होने की वजह से जो हमारी आईज होती हैं, इन आईज में भी क्या होती है सर, पेन बिहाइंड द आईज। जो आईज होती है इनकी जो आई बॉल्स जो होते हैं ना, आई बॉल्स, इनके पीछे पेन फील होती है फ्रंटल हेडेक की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, विच वर्सन द आई मूवमेंट, जिसकी वजह से पेशेंट को अपनी आईज को हिलाना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक फील होता है। एक पेशेंट जो होता है ना, वो अपने आईज को अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता, किसकी वजह से सर, आईज के पीछे वाले जो पोर्शन होता है आई बॉल्स के पीछे, वहां पे पेन होने की वजह से, या सीवियर फ्रंटल हेडेक होने की वजह से आईज में जो मूवमेंट होती है इसमें भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, यानी इस डिजीज के पेशेंट को। इसके साथ साथ क्या होता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड एपेटाइट। सेंस ऑफ टेस्ट, क्योंकि ये ऑर्गन भी हमारे हेड में ही होता है, सेंस ऑफ टेस्ट, जो मैंने आपको बताया कि इसके सिम्टम्स
हेड में भी मतलब अच्छे खासी देखने को मिल जाती है सर। लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, हमें किसी चीज में मजा नहीं आता है। जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं वो हम एक कह सकते हैं कि उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है टेस्ट बड्स की इन आवर टंग, ठीक है जी, जिसकी वजह से एपेटाइट, भूख लगना भी कम हो जाती है। इस पेशेंट को फिर भूख नहीं लगती है, क्योंकि जब इसका सेंस ऑफ टेस्ट ही खत्म हो तो इसको किसी चीज में मजा नहीं आएगा, जिसकी वजह से इसको भूख भी नहीं लगेगी। फिर समझिए मेरी बात को। नाउ रैशेस ऑन द ओवर द चेस्ट एंड थाइज, चेस्ट वाला पोर्शन जो बॉडी का होता है इसमें रैशेस होते हैं, यानी स्किन जो होती है चेस्ट एंड थाइज, अपर थाइज पे एंड चेस्ट वाला पोर्शन जो बॉडी का होता है इस पे रैशेस होने हैं, स्किन पे रैश होती है, यानी वो रेडनेस स्किन पे चढ़ जाती है इस डिजीज की वजह से। इसके अलावा अगर देखेंगे नाउशिया एंड वोमिटिंग होती है, ठीक है जी। नाउशिया मींस द अर्ज ऑफ वोमिट, वोमिटिंग लग भी रही है एंड वोमिटिंग होती भी है, ठीक है जी। नाउशिया एंड वोमिटिंग, समझ आई मेरी बात। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये एक क्लासिकल डेंगू फीवर जिसका पहला टाइप है इसके सिम्टम्स होते हैं, एंड यही सारे सिम्टम्स हमें यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हम कह सकते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इन सिम्टम्स के अलावा, बट यहाँ पे जो सिम्टम्स विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज सिम्टम्स, यहाँ पे जो सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं पेशेंट में, ये थोड़ा क्रिटिकल सिम्टम्स होते हैं। दीज आर क्रिटिकल क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है सर हेमोरेजिक। हेमोरेजिक मींस जब ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती हैं, जब बॉडी की ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती हैं, दैट्स कॉल्ड हेमोरेजिक। समझ आई मेरी बात। इसलिए इन सिम्टम्स में आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे कि ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग कब होगी सर? व्हेन देयर इज ब्रेकेज ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, तो देयर इज ब्लीडिंग इन द बॉडी, बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है सर, अगर इन सिम्टम्स को हम देखेंगे, देयर आर सिमिलर टू क्लासिकल डेंगू फीवर एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इनके बारे में। नंबर 1, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ, गम्स एंड स्किन ब्रूशिंग्स, ठीक है जी। ब्लीडिंग होती है कहां से? क्योंकि ये हेमोरेजिक है। यहाँ पे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो है, मैंने पहले बताया इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हेड वाले पोर्शन में दिख जाते हैं, जैसे नोज इट्स आल्सो सेंस ऑर्गन, जैसे माउथ ये भी हेड में होती है, गम्स ये भी हेड में होती है सर, या बॉडी में स्किन ब्रूशिंग्स भी होती हैं। यानी इन सारे जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इनसे क्या होती है सर? ब्लीडिंग होती है। क्यों? ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती है एंड इट विल स्टार्ट टू ब्लीड, ठीक है जी। स्किन ब्रूशिंग्स मींस स्किन जो होती है ना, हमारे बॉडी की स्किन जो होती है, इस स्किन में जो ब्लड वेसल्स होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज जो होती है स्किन के टिश्यूज में, वो भी ब्रेक हो जाती हैं, ब्लीडिंग होती है। एंड ब्लीडिंग होने के बाद जब क्लॉट हो जाता है, क्लॉट होने के बाद वहां पे वो पैच रह जाते हैं। फिर पैच समझते हैं आप, वो ब्लैकिश और वी कैन से डिफरेंट कलर के पैच रहते हैं, उनको स्किन ब्रूशिंग्स कहते हैं, ठीक है। आफ्टर ब्लीडिंग बंद होने के बाद, क्लॉटिंग होने के बाद वहां से वो निशान रह जाते हैं, साइंस रह जाते हैं उस क्लॉटिंग की जगह पे, ठीक है जी। उसको स्किन ब्रूशिंग्स कहते हैं सर। इसके अलावा सीवियर एंड कंटिन्यूअस स्टमक पेन, स्टमक पेन रहती है सर यहाँ पे, ठीक है। सीवियर एंड कंटिन्यूअस स्टमक पेन रहती है सर यहाँ पे, राइट। इसके अलावा स्टमक पेन जो है ना, विद और विदाउट द ब्लड, जो यहाँ पे अगर देखेंगे सीवियर एंड कंटिन्यूअस स्टमक पेन, ये कहाँ से है? हाँ यहाँ से, हाँ। फिर यहाँ पे सर फ्रीक्वेंट वोमिटिंग विद और विदाउट, यहाँ से फ्रीक्वेंट वोमिटिंग, इसमें भी फ्रीक्वेंट पेशेंट को लगातार होती है। पेशेंट जो है ना, फ्रीक्वेंट मींस लगातार इसको वोमिटिंग का सामना करना पड़ता है। इसको वोमिटिंग इन अगर देखेंगे सिम्टम्स के बाद इसकी वोमिटिंग जो होती है ये कंसिस्टेंटली होती है, फ्रीक्वेंटली होती है, विद और विदाउट ब्लीडिंग। इसके साथ ब्लीडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर जैसे आपने एक डिजीज पढ़ी होगी यहाँ पे डायसेंट्री, जब एक्सेसिव डायरिया होता है, लॉस ऑफ द वाटर, डिहाइड्रेशन होती है बॉडी से, उसमें भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है जी। फीकल मैटर के साथ ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ भी जब वोमिटिंग कंसिस्टेंटली हो जाएगी, फ्रीक्वेंटली हो जाएगी, तो इस ब्लीडिंग के साथ, इस वोमिटिंग के साथ क्या हो सकता है? ब्लीडिंग भी हो सकता है, क्योंकि इनर जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसमें भी ब्लड वेसल्स ब्रेक हो सकते हैं, एंड ब्लीड कर सकते हैं, वही ब्लड फिर इस वोमिटिंग के साथ बाहर आ सकता है, ठीक है जी। एक्सेसिव या यहाँ पे पेल कोल्ड एंड क्लमी स्किन। पेल कोल्ड मींस बॉडी में ठंड भी महसूस होती है, जिसकी वजह से बॉडी का कलर पेल हो जाता है, समझ आएगी, उसको पेल कोल्ड कहते हैं। मेरी बात समझ? देखिए जी, नॉट ऑन द स्टमक बट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम कह सकते हैं। इट मे बी इन द माउथ, इट मे बी इन द लिसन, इट मे बी इन द माउथ, इट मे बी इन द एसोफेगस, इट मे बी इन द स्टमक। क्योंकि जब मैंने यहां से बताया दिस इज हेमोरेजिक मींस जहां पे ब्लड वेसल्स ब्रेक हो सकती है, तो ब्लड वेसल्स नॉट ओनली ब्रेक इन द नोज और इन द माउथ और गम्स, इट मे बी इन द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लाइक एसोफेगस, लाइक बकल केव की वगैरह, इनमें भी ब्लड वेसल्स ब्रेक हो सकती है एंड ब्लीड कर सकते हैं, वही ब्लीडिंग फिर वोमिटिंग के साथ बाहर आ सकती है। क्योंकि जब बार बार वोमिटिंग होती है तो इससे ब्लड वेसल्स जहां इंटरनल ऑर्गन्स चूंकि पहले से ये मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो इनसे ब्लीडिंग होना एक आम सी बात है जब फ्रीक्वेंट वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे पेल कोल्ड हो सकता है,
यानी एक्सेसिव फीवर के साथ साथ, जब फीवर में मैंने आपको बताया कल मलेरिया में भी, जब फीवर में स्वेटिंग हो जाती है, स्वेटिंग फिर कूल हो जाती है, तो उससे फिर कोल्डनेस पेशेंट को फील होता है, तो उससे क्या हो सकते हैं, पेल कलरेशन ऑफ द बॉडी, स्किन पेल हो सकती है, ठीक है जी। एंड क्लमी स्किन, क्लमी मींस वेट एंड स्वेटी, क्योंकि जब फीवर ज्यादा होगा तो स्किन क्या होगी सर, क्लमी, समझ मेरी बात, क्लमी मींस वेट और स्वेटी स्किन हो सकती है सर, ठीक। एक्सेसिव थर्स्ट, भूख बहुत ज्यादा लगती है सर यहाँ पे, समझे मेरी बात, हाँ हाँ प्यास, हाँ एक्सेसिव थर्स्ट वो यहाँ पे एपेटाइट है सर, तो जिसकी वजह से माउथ ड्राई हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, यानी एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास बहुत ज्यादा लगती है सर, क्योंकि सर क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि आपको पता है बॉडी का टेम्परेचर हाई हो सकता है, जिससे स्वेटिंग ज्यादा हो सकती है, जितना स्वेटिंग ज्यादा होगा उतना डाइहाइड्रेशन ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, तो पेशेंट की बॉडी जो होती है, बॉडी की सेल्स टिश्यू जो होती है, उनको वाटर ज्यादा चाहिए, इस वजह से पेशेंट को एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास लगना मतलब ज्यादा फील होता है सर, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू द वी कैन सी स्वेटिंग की वजह से, तो माउथ ड्राई हो ही सकता है, ये तो कॉमन सी बात है इसमें। रैपिड वीक पल्स, जो पल्स रेट ऑफ द हार्ट है ये भी वीक हो सकती है, बिकॉज पेलनेस ऑफ द बॉडी, बिकॉज एनर्जी कम हो जाती है, इंसान को थोड़ा हम कह सकते हैं कि घबरा जाता है, जिस वजह से पल्स जो होता है हार्ट की जो पल्सेशन जो होती है, ठीक है जी, वो रैपिडली वीक कम हो सकती है, रैपिडली बहुत ज्यादा कम हो सकती है, हार्ट की जो हार्ट बीट होती है, पल्स रेट होती है सर। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है जी, अब जो ये पल्स रेट एंड ब्रीथिंग के दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, क्योंकि जितना बॉडी में अगर हम देखेंगे, बॉडी में जितना एनर्जी ज्यादा होगी उतना पल्स रेट, अगर हम देखेंगे या हम देखेंगे कि जो हार्ट की जो पल्सेशन होती है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वगैरह जो होती है हार्ट की, उतनी वो ज्यादा होती है ड्यूरिंग द एक्सेसिव, हम कह सकते हैं एक्सरसाइज वगैरह या बाकी कंडीशंस में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन बॉडी में कम जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पल्स रेट भी कम होगी, समझ आई मेरी बात। अगला, रेस्टलेसनेस एंड कंसिस्टेंट क्राइंग, पेशेंट बेचैन रहता है बेटा, बेचैन रहता है, रेस्टलेसनेस रहता है एंड कंसिस्टेंट क्राइंग, तो ये इन सिम्टम्स की वजह से, पल्सेशन कम होने की वजह से, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी की वजह से, या रेस्टलेसनेस की वजह से, या आपके एक्सेसिव थर्स्ट या ड्राई माउथ होने की वजह से, लॉस ऑफ वाटर होने की वजह से, या ऊपर लॉस ऑफ एपेटाइट होने की वजह से, या बाकी सारे सिम्टम्स जैसे पेशेंट चिल्ला भी सकता है, ठीक है जी। बट वो पेशेंट्स चिल्लाएंगे जिनको पेशेंस नहीं है, ठीक है जी, इसको बंद कीजिए तो ये हुई इसका, देखिए प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है, यानी इसका अगला जो सेक्शन है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। आपको पता होगा प्रिवेंशन को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन कंट्रोल या हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं डिजीज को, ठीक है जी। नंबर 1, अगर इस डिजीज में देखेंगे, सबसे पहले देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर द डेंगू फीवर, डेंगू फीवर के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जैसे आपने देखा होगा मलेरिया के लिए डॉक्टर पैथारागोयो ने वैक्सीन निकाला था, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टैंड क्या वो क्या है, बट इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। तो करना क्या है सर इसमें सबसे पहले मॉस्किटोज एंड देयर एग्स शुड बी एलिमिनेटेड, जैसे आपने फिर से बता देता हूं मलेरिया में किया है, हर एक प्रिवेंशन एंड हर एक कंट्रोल मेथड जो हमने मलेरिया में इस्तेमाल किया है, यूज किया है, वही यहाँ पे भी करना है, ठीक है। क्यों, आपको पता है इसमें मॉस्किटो इज अ कैरियर, एड्स मॉस्किटो जो मैंने आपको यहाँ 2 स्पीशीज बताई उसकी, तो वो इसका कैरियर है, ठीक है जी, यानी इसका वेक्टर है। अगर डिजीज के कैरियर को ही हटा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा या कंट्रोल किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन नहीं फैलेगी, इट विल बी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है जी। तो करना क्या है, बस वही मेथड्स यूज करने हैं, अप्लाई कर जो आपने मलेरिया में यूज किए हैं, मॉस्किटो की पॉपुलेशन या इनकी एग्स को एलिमिनेट करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, जो आपको पता है कि क्या क्या करना है उस मलेरिया में से। नो स्पेसिफिक थेरेपीज अवेलेबल, इसमें वैक्सीन भी नहीं, इसमें कोई थेरेपी भी नहीं है, ठीक है जी। इस वजह से जो इसको थोड़ा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड से ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी एहतियाती ज्यादा बरतना है, इट विल बी कंट्रोल्ड। इसमें क्या किया जाता है, इट इंक्लूड्स, इसमें सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है, इट इंक्लूड्स बेड रेस्ट, जितना एक पेशेंट रेस्ट करेगा उतना पेशेंट रिकवर जल्दी हो जाएगा। एडुकेट फ्लूइड इनटेक, जितना ज्यादा पानी पिएगा एक पेशेंट, एडुकेट फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड मींस वाटर बहुत ज्यादा पीना है, क्योंकि इसमें वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है इसमें, ठीक है जी। तो जितना एक पेशेंट जो है यहाँ पे एडुकेट फ्लूइड इनटेक करेगा, वाटर ज्यादा पिएगा एंड रेस्ट ज्यादा लेगा, उतना उसको ठीक होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है जी। ड्रग्स में इसमें आता है एसिटामिनोफेन, इसमें ड्रग यूज किया जाता है, जिसको यूएसए में पैरासिटामोल के नाम से जाना जाता है, इस ड्रग को पैरासिटामोल के नाम से इसको यूएसए में जाना जाता है, इस ड्रग को, ठीक है जी। डू नॉट टेक एस्पिरिन, ये नहीं लेने, ये वाले 2 ड्रग जो हम अक्सर यूज करते हैं, थोड़ा हेडेक हुआ, बॉडी पेन हो, ले लिए ड्रग्स, ये ड्रग्स इसमें एप्लीकेबल नहीं है।
दीज आर हम कैसे हाईली प्रोहिबिटेड ड्रग्स, ये ड्रग्स यूज यहाँ पे सर नहीं कर रहे हैं। वही जो पैरासिटामोल, वही पैरासिटामोल जो अलग